Subject: Human Ecology and Family Sciences. परिवार का महत्व। तस्वीरें आपको बच्चों के घरों में दृश्य दिखाती हैं। ध्यान दें कि बच्चों की देखभाल करने वाले वयस्क हैं, जिनमें कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं। कुछ तस्वीरों में सिर्फ एक माँ या पिता और बच्चे हैं। वे सभी एक दूसरे से खून से या शादी या गोद लेने के माध्यम से संबंधित हैं। सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक भिन्नता की परवाह किए बिना सभी स्थितियों में एक बात समान है कि व्यक्तियों की कम से कम 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, अर्थात माता और बच्चे, दादा दादी और बच्चे, माता पिता और वयस्क विवाहित बच्चे, एक दूसरे को खून या शादी से। एक अपवाद 2 वयस्कों का है, एक पति और पत्नी, जो एक ही पीढ़ी के हैं और फिर भी वे एक परिवार की शुरुआत करते हैं। 9 का एक प्रस्तावना। आप और आपके सभी सहपाठी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। परिवार समाज की आधारभूत इकाई होते हैं। परिवारों को व्यक्तियों, बच्चों और वयस्कों दोनों की जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। परिवार किसी भी समाज की संस्कृति को जारी रखने में भी मदद करता है। यह सभी बच्चों को देखभाल और पोषण प्रदान करता है, इस प्रकार उनके संपूर्ण विकास में योगदान देता है। पिछले अध्यायों में आपने पढ़ा है कि कैसे पर्याप्त पोषण और अन्य अनुभव बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। इसी तरह एक बच्चे को समाज के एक देखभाल करने वाले और उत्पादक सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए उसके पास सकारात्मक सामाजिक भावनात्मक अनुभव, रिश्ते और अपनेपन की भावना होनी चाहिए। माता पिता के माध्यम से परिवार बच्चों को ये सभी अनुभव प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परिवार में ऐसी घटनाएं याद कर सकते हैं जब आप बुखार से पीड़ित थे। आपके माता पिता ने आपकी देखभाल कैसे की? या वो समय जब आप खुश महसूस नहीं कर रहे थे और आपके परिवार के अन्य सदस्यों ने आपको बेहतर महसूस कराने की कोशिश की होगी। हर किसी के जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां माता पिता या भाई बहन या अन्य सदस्यों ने सांत्वनादायक हाथ या प्रोत्साहन दिया होगा। इस प्रकार परिवार न केवल पोषण करते हैं, वे जरूरत के समय में स्थिरता और सहायता भी प्रदान करते हैं। प्रत्येक बच्चे को एक परिवार में पालने का अधिकार है। सभी बच्चे इतने भाग्यशाली नहीं होते कि उनके माता पिता दोनों के साथ एक ही छत के नीचे रहने वाले परिवार हों। आपके पड़ोस में आप जानते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मृत्यु के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। ऐसे मामलों में अन्य माता पिता आमतौर पर पिता के साथ साथ माता के कार्यों को पूरा करते हैं। चाची या दादी द्वारा मदद की जा सकती है। हम यह भी जानते हैं कि कई बार माता पिता को एक साथ रहने में समस्या होती है और वे अलग होने का फैसला करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल एकल माता पिता द्वारा की जा सकती है। जहां तक संभव हो, बच्चों को उनके परिवारों से दूर नहीं किया जाना चाहिए। अब आप उन बच्चों के बारे में सोच सकते हैं जो बाढ़ या भूकंप जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण बेसहारा हो सकते हैं। वे एक परिवार में रहने के अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे मामलों में किसी संस्था में गोद लेना या देखभाल उपलब्ध विकल्प हैं। इन बच्चों की देखभाल करना राज्य की जिम्मेदारी है। आप छोटे बच्चों या किशोरों की दृष्टि से परिचित हो सकते हैं जो बेघर प्रतीत होते हैं। उनमें से कुछ ने आजीविका की तलाश में घर या बच्चों की संस्थाएं खुद ही छोड़ दी हैं। कुछ अन्य को परिवारों ने छोड़ दिया हो सकता है या खो गया हो सकता है। ऐसे बच्चों को स्ट्रीट चिल्ड्रन कहा जाता है। वे आमतौर पर अपने मूल परिवारों में रहते हैं, लेकिन सड़क पर वे जिन अन्य बच्चों के साथ रहते हैं, वे उनके लिए परिवार की तरह बन जाते हैं। कभी कभी ये बच्चे अपने परिवार के पास लौट जाते हैं। इसलिए हम परिवार शब्द को व्यक्तियों के एक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध जो एक ही परिवार का गठन करते हैं। पति और पत्नी, माता और पिता, पुत्र और बेटी की अपनी अपनी सामाजिक भूमिकाओं में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। भाई और बहन या कोई अन्य जो एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। जब आप अपना परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो आपको परिवार के मुखिया का नाम लिखना होता है।
आपने किसका नाम लिखा? अपने नाम पर चिंतन करें। आपका पहला नाम आपके माता-पिता द्वारा दिया गया नाम है, लेकिन कई लोगों के लिए दूसरा नाम, जो कि उपनाम है, परिवार के सभी सदस्यों के लिए सामान्य है। यह ज्यादातर पिता के परिवार का नाम है। उत्तर पूर्व और दक्षिण की जनजातियों में दूसरा नाम माता का है। जो परिवार पहचान के लिए पिता के नाम का उपयोग करते हैं उन्हें पितृवंशीय कहा जाता है और जो माता के नाम का उपयोग करते हैं उन्हें मातृवंशीय कहा जाता है। पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक होने से अधिकार तय होता है, यानी पिता या माता का, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विरासत के नियम भी इसी से शासित होते हैं। पितृस्थानीय और मातृस्थानीय निवास रहने की व्यवस्था को संदर्भित करता है, जहां पितृस्थानीय परिवार वे होते हैं जो पिता के पैतृक घर में रहते हैं और मातृस्थानीय वे होते हैं जहां निवास माता के पैतृक घर में होता है। सभी के एक साथ रहने के आधार पर परिवार की पहचान की जा सकती है परमाणु या विस्तारित के रूप में। यदि आप अपने माता पिता, भाइयों और बहनों के साथ रह रहे हैं, तो इसे एकल परिवार कहा जाता है। आप में से कुछ के दादा दादी और या चाचा चाची आपके साथ रह रहे होंगे, जिसे एक विस्तारित परिवार कहा जाता है। एक संयुक्त परिवार वह होता है जहां सदस्यों की कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। विशेष रूप से विवाहित बच्चों, आमतौर पर बेटे, और अविवाहित बच्चों और उनकी संतानों के साथ एक युगल संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। ये बहुत बड़े आकार के हो सकते हैं और अक्सर एक ही व्यवसाय से भी जुड़े होते हैं। उन परिवारों में जहां माता पिता के अलावा अन्य वयस्क होते हैं, आमतौर पर काम और जिम्मेदारियां साझा की जाती हैं, खासकर बच्चों की देखभाल। एकल परिवारों में माता पिता अपने बच्चों की देखभाल के लिए बड़े पैमाने पर अपने दम पर होते हैं। कुछ परिवारों में आप देखेंगे कि यद्यपि दादा दादी या परिवार के अन्य सदस्य परिवार के साथ नहीं रहते हैं, वे रहने के लिए नियमित रूप से आते रहते हैं। कभी कभी यदि माता पिता दोनों काम के लिए बाहर जा रहे हों, तो वे बच्चों को किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ सकते हैं। इसलिए जब बच्चे एकल परिवार में रह रहे होते हैं, तब भी उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने का अनुभव होता है। बड़े परिवार होने के फायदे और नुकसान हैं, लेकिन सदस्यों की भलाई ज्यादातर संबंधित व्यक्तियों पर निर्भर करती है। 9A। दो परिवार के कार्य परिवार की संरचना या सदस्यों की संख्या या स्थान जो भी हो, यह संस्था अपने सदस्यों, विशेषकर बच्चों के लिए कुछ आवश्यक कार्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये हैं: 1. पोषण प्रदान करना। सभी परिवार जोड़ों को रहने और प्रजनन करने और वंश को जारी रखने के लिए वैध मंच प्रदान करते हैं। बच्चों के रूप में अपने स्वयं के अनुभवों को याद करते हुए, आप जानते होंगे कि सभी परिवार अपने बच्चों की जरूरतों की देखभाल करके उन्हें पोषण प्रदान करने का प्रयास करते हैं। स्नेह और देखभाल के माध्यम से भावनात्मक जरूरतों का प्रावधान अपनेपन की भावना के पोषण में समान रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी चाहत और प्यार की जरूरत कम नहीं होती है। संबद्धता और स्नेह की ये जरूरतें हर उम्र में मौजूद होती हैं, हालांकि अभिव्यक्ति और अभिव्यक्तियां भिन्न हो सकती हैं। एक युवा किशोर लड़का अपने शरीर में अचानक होने वाले शारीरिक परिवर्तन और स्वायत्तता की आवश्यकता के कारण ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है कि उसे पालने की आवश्यकता है, लेकिन उसे देखभाल करने वाले परिवार के प्यार भरे समर्थन की आवश्यकता नहीं है। एक दादी भी अपने पोते पोतियों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होगी ताकि वे अपना समय साझा कर सकें और उनके साथ काम कर सकें। इस प्रकार परिवार अपने सदस्यों को हर उम्र में और विभिन्न अनुभवों और स्थितियों के माध्यम से प्यार, देखभाल और समर्थन प्रदान करने का प्रयास करता है। 2. समाजीकरण। यह युवा पीढ़ी को रोजमर्रा की बातचीत के माध्यम से सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में सिखाने की प्रक्रिया है। हम देख सकते हैं कि परिवार समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निरंतरता और परिवर्तन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए एक अद्वितीय स्थिति में है। परिवार के भीतर हम की भावना मनोवृत्तियों और भावनाओं को संप्रेषित करने में सहायक होती है।
आपने कितनी बार अपने माता या पिता को यह कहते सुना है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे परिवार में नहीं किया जाता है, या हमारे परिवार में बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ता है। परिवारों द्वारा युवाओं को दिए जाने वाले मूल्यों को अक्सर समुदाय, क्षेत्र और राष्ट्र के सामान्य सामाजिक परिदृश्य से फिल्टर और अनुकूलित किया जाता है। यद्यपि कई सामान्य प्रथाएं हैं, प्रत्येक परिवार इन्हें अपने अनूठे तरीके से अपनाता है। 3. व्यक्तियों को एक स्थिति और भूमिका प्रदान करना। क्या आपको पता है कि यहाँ स्कूल में आपके लिंग की परवाह किए बिना आपके पास एक छात्र की स्थिति है, लेकिन आपके घर की सेटिंग में आपकी एक अलग स्थिति होती है जो एक परिवार से दूसरे परिवार में भिन्न हो सकती है। एक किशोर लड़का एक बेटे, एक भाई और एक साले की भूमिका निभा सकता है। प्रत्येक भूमिका कुछ जिम्मेदारियों और विशेषताओं को वहन करती है जो सामाजिक रूप से परिभाषित होती हैं। ये व्यवस्थाएं व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और पूर्वानुमेयता लाती हैं, जिसके कारण दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियों को निभाना आसान हो जाता है। 4. आर्थिक कार्य। दुनिया भर में माता पिता परिवार को प्रदान करने के लिए, आय उत्पन्न करने के लिए आजीविका कमाने में व्यस्त हैं। परिवार अपने बच्चों और अन्य वयस्कों, वृद्ध व्यक्तियों और विकासात्मक रूप से विकलांग बच्चों वयस्कों के लिए भी प्रदान करते हैं, जो अस्थायी रूप से अनुत्पादक हो सकते हैं। आपके परिवार और समुदाय में और आसपास के आपके अपने अनुभव इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। समुदाय और समाज के साथ संबंध बनाए रखना भी इसके दायरे में है। इस प्रकार परिवार को रिश्तेदारों, दोस्तों, समुदाय और देश के साथ संबंध बनाए रखने के लिए संसाधनों को खर्च करने की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, हम पंचायतों और कल्याण संघों जैसे विभिन्न समूहों में योगदान करते हैं, विवाह और जन्मदिन पर उपहार देते हैं, और हम सामाजिक कार्यक्रमों में अपना समय देकर भाग लेते हैं। ये सभी बड़े समाज में परिवारों की सक्रिय भागीदारी के उदाहरण हैं। 5. मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता को पूरा करना। परिवार के सदस्य प्रतिदिन घर से बाहर विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे स्कूल जाते हैं और माता पिता अपने कार्यस्थल पर जाते हैं। फिर भी दिन के अंत में अक्सर परिवार के परिचित स्थान पर लौटने का आराम महसूस होता है। भोजन, वस्त्र और आश्रय की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ व्यक्ति को घनिष्ठ मानवीय प्रतिक्रिया, स्वीकृति और प्रेम की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ सर्वांगीण व्यक्ति के विकास के लिए सुरक्षा की यह भावना काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। घर में सकारात्मक माहौल का अभाव किसी भी उम्र में तनाव और अशांति का संभावित कारण हो सकता है। इस प्रकार, अपने सभी सदस्यों के लिए सौहार्दपूर्ण संबंध और सहायक भूमिकाएं बनाए रखना परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। एक परिवार के भीतर सदस्यों की देखभाल और पारस्परिक संबंध होने की संभावना होती है। हम एक दूसरे से स्नेह देना और लेना सीखते हैं। यह बात के विकास के लिए आधार तैयार करता है। अधिकांश समाज स्नेही प्रतिक्रियाओं के लिए लगभग पूरी तरह परिवार पर निर्भर हैं। यहाँ यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि सड़क पर रहने वाले बच्चों की एक छोटी संख्या है, जिन्हें अपने जैविक परिवार से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समर्थन की कमी है। वे समान परिस्थितियों में अपने साथियों या वयस्कों से ऐसा समर्थन मांग सकते हैं। कई बच्चे जो परित्यक्त या अनाथ हो जाते हैं, वे खुद को राज्य या विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित बाल गृहों में पा सकते हैं। उन सभी को देखभाल और शिक्षा का अधिकार है। 6. अन्य कार्य। परिवार अन्य कार्यों को भी पूरा करता है जो मनोरंजक, धार्मिक और सामाजिक हैं और समाज की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। परिवार आमतौर पर जन्मदिन, पूजा समारोह या ऐसी अन्य गतिविधियों जैसे सामाजिक कार्यों के लिए दूसरों, परिवार या दोस्तों से मिलने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य जो परिवार कर रहे हैं, वह है अपने बच्चों को सामुदायिक कर्तव्यों के लिए सामाजिक बनाना। परिवार नागरिक मूल्यों का विद्यालय है।
क्या आप संपत्ति या चीजों के स्वामित्व के संबंध में अपना पहला पाठ याद कर सकते हैं, जब गलती से आप किसी अन्य बच्चे की पेंसिल या रबड़ घर ले आए हों और आपको उसे वापस करने के लिए कहा गया हो? इसी तरह यदि आप अपने बचपन के अनुभवों को पीछे मुड़कर देखें तो आप उन घटनाओं को याद कर पाएंगे जो परिवारों को साझा करने, प्यार करने, सहयोग करने, सहन करने, त्याग करने और पालन करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के प्रमाण हैं। ये गुण व्यक्ति को एक स्वस्थ नागरिक बनने में सक्षम बनाते हैं। 9 3 पारिवारिक जीवन चक्र। सगुना अपनी बड़ी बहन की शादी में गई थी। वह वापस घर आई और अपनी माँ से पूछा, क्या सुधादी और जीजाजी को एक परिवार कहा जा सकता है, या वे एक जोड़े हैं? उसकी माँ ने सोचने के लिए कुछ समय लिया और फिर कहा कि देखो सगुना, सुधा और उसका पति एक युगल हैं। फिर भी वे परिवार के शुरुआती चरण में हैं। अब क्या यह आपको पारिवारिक जीवन के चरणों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है? चारों ओर देखें और आप पाएंगे कि विभिन्न चरणों में परिवार हैं। यदि हम सुधा और उनके पति के उदाहरण को जारी रखते हैं तो उनके जल्द ही बच्चे हो सकते हैं जो शैशवावस्था से वयस्कता तक बढ़ेंगे और फिर उनके अपने परिवार स्थापित करने की संभावना है। जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो सुधा और उनके पति शायद घर में पति पत्नी के रूप में रह जाएंगे। उनके युगल होने के साथ शुरू हुआ चक्र उन्हें फिर से युगल होने के लिए वापस लाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि संपूर्ण पारिवारिक जीवन प्रकृति में चक्रीय है। इसलिए इसे पारिवारिक जीवन चक्र कहा जाता है। बॉक्स में आपको पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न चरण मिलेंगे। प्रत्येक चरण में चुनौतियां और कार्य करने होते हैं जो पारिवारिक जीवन के उस चरण में उसके सदस्यों के विकास के लिए फायदेमंद होते हैं। 9 4 पारिवारिक विकास कार्य। श्री और श्रीमती कुमार रवि के पड़ोस में रहते हैं। वे अपने नवजात शिशु की देखभाल कर रहे हैं और उनकी बड़ी बेटी स्कूल जाती है। ऊपर रहने वाले पटेलों के स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और वे हमेशा इस बात से चिंतित रहते हैं कि बच्चों को स्कूल में क्या अंक मिल रहे हैं। रवि के परिवार में मदद के लिए आने वाली नौकरानी चिंतित है क्योंकि उसकी बेटी आगे की पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। इन सभी कहानियों में आप देखेंगे कि माता पिता परिवार के लिए अलग अलग कार्य कर रहे हैं। माता पिता द्वारा किए जाने वाले कार्यों में विविधता उनके बच्चों के आयु वर्ग पर निर्भर करती है। अतः हम कह सकते हैं कि पारिवारिक विकासात्मक कार्य वे उत्तरदायित्व हैं जो विशेष रूप से परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। 9 5 परिवार की गतिशीलता। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते समय अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक परिवार की बातचीत के अपने तरीके होते हैं। इन्हें पारिवारिक गतिकी कहते हैं। वे परिवार की संरचना जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं, बच्चों और वयस्कों की संख्या, और वे कैसे संबंधित हैं, परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मूल्य और व्यक्तिगत या पारिवारिक अनुभव। माता पिता को समझना और उनके साथ संबंध बनाना परिवार की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। माता पिता का बच्चों के व्यक्तित्व और भावी जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब माता पिता और किशोर एक साथ सकारात्मक समझ के आधार पर एक आसान संचार साझा करते हैं तो वे एक खुशहाल, सफल पारिवारिक जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इस समझ को पूरा करने के लिए सभी सदस्यों को एक दूसरे को महत्व देने और सम्मान करने की आवश्यकता है। मैं अपनी माँ पिता को कितनी अच्छी तरह जानता हूँ। आपकी माता का पूरा नाम क्या है? उसका जन्म स्थान क्या है? आपके पिता का पूरा नाम क्या है? आपको आपका उपनाम किसने दिया? आपकी माँ ने अपना अधिकांश बचपन कहाँ बिताया? आपके पिता ने अपना अधिकांश बचपन कहाँ बिताया? आपकी माँ की शिक्षा का स्तर क्या है? आपके पिता की शिक्षा का स्तर क्या है? आपकी माँ को किस बात से खुशी मिलती है? आपके पिता को किस बात से खुशी मिलती है? आपकी माँ आपको क्या बनाना चाहती है? आपके पिता आपको क्या बनाना चाहते हैं? 9
6 स्थितियों से निपटना। युवा लोगों को माता पिता की सलाह को कभी कभी बच्चों द्वारा हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। हालांकि बच्चों के लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि पालन पोषण एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसके लिए जीवन भर प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसी तरह माता पिता और अन्य वयस्कों को भी यह समझने की जरूरत है कि बच्चों को परिवार और समाज में अपनी जगह बनाने की जरूरत है। प्रत्येक सदस्य के लिए संघर्ष और तनाव के बिना दूसरों की जिम्मेदारियों की सराहना करना महत्वपूर्ण है। करियर विकल्प। युवा लोग जो कपड़े पहनते हैं, दोस्तों की पसंद, घरेलू जिम्मेदारियों को साझा करना और टेलीविजन देखना पारिवारिक असहमति और संघर्ष के कुछ क्षेत्र हैं। इस तरह के संघर्षों से निपटने के लिए प्रत्येक परिवार के अलग अलग तरीके होते हैं। एकल माता पिता परिवारों में जहां माता पिता किसी न किसी कारण से अनुपस्थित रहते हैं, शेष माता पिता की जिम्मेदारी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। एक युवा व्यक्ति के रूप में एक माता पिता को अतिरिक्त संवेदनशीलता और समझ दिखाने की जरूरत है जो माता पिता दोनों का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना संघर्ष प्रबंधन का एक प्रभावी तरीका है। 9A 7 सदस्यों को समर्थन और शक्ति। आपने स्वयं के विकास पर पिछली इकाई में सीखा है कि आपकी उम्र के व्यक्ति के विकास कार्यों में से एक वयस्कों के बीच वयस्कों के रूप में कार्य करना सीख रहा है। मध्यम आयु वर्ग के माता पिता को खराब स्वास्थ्य, करियर में असफलता, माता पिता में से किसी एक का दूर स्थान पर स्थानांतरण, परिवार में मृत्यु, एक बड़े रिश्तेदार की अतिरिक्त जिम्मेदारी, वित्तीय संकट आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। युवाओं की समझ और योगदान कठिन परिस्थितियों में लोगों और बच्चों को कम करके नहीं आंका जा सकता। बच्चों की उपस्थिति और संगति में सबसे कठिन संकट में भी परिवारों की मदद करने की क्षमता है। आइए अब देखें कि परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को समझने में क्या मदद मिलती है। यह पाया गया है कि इसमें संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 9A 9 प्रभावी पारिवारिक संचार के निर्माण की कुंजी। शहरी परिवारों के लिए बढ़ी हुई व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा लोगों द्वारा अनुभव की गई चिंता और प्रतिस्पर्धा के साथ, यह महत्वपूर्ण है कि हमारा संचार व्यवहार हमें इन दैनिक चुनौतियों का सामना करने के बजाय महसूस करने के लिए तैयार करता है। ऐसे कई दृष्टिकोण हैं जिन्हें परिवार अधिक प्रभावी संचारक बनने के लिए अपना सकते हैं और बदले में अपने संबंधों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। प्रभावी पारिवारिक संचार के निर्माण के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। बार बार संवाद करें। आज शहरी परिवारों के सामने सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है एक साथ बिताने के लिए समय निकालना। हमारे व्यस्त कार्यक्रम के साथ सार्थक बातचीत में एक दूसरे के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय निकालना मुश्किल है। परिवारों में सदस्यों के लिए नियमित रूप से और सीधे संवाद करने के लिए समय निकालना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी-कभी बिना टीवी चालू किए एक साथ भोजन करना एक अच्छा विचार है। टीवी बंद करना और एक साथ रात का खाना खाना एक अच्छा विचार हो सकता है। या परिवार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करने के लिए रविवार की दोपहर को एक साथ बैठें। इसी तरह परिवार में बड़ों के साथ समय बिताने से पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे और उनके साथ बात करने से युवाओं को आराम मिलेगा और बड़ों को लगेगा कि वे महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार आपसी प्यार और सम्मान की भावना पैदा होती है। स्पष्ट रूप से संवाद करें। यह पाया गया है कि जो परिवार खुश दिखाई देते हैं, वे आमतौर पर अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट तरीके से संप्रेषित करते हैं। परिवार के सदस्यों जैसे पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने का प्रयास करते समय यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष और अस्पष्ट संचार न केवल समस्याओं को हल करने में विफल होगा, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के बीच अंतरंगता और भावनात्मक बंधन की कमी में भी योगदान देगा। एक सक्रिय श्रोता बने। प्रभावी संचार का एक अनिवार्य पहलू यह सुनना है कि दूसरे क्या कह रहे हैं। एक सक्रिय श्रोता होने में दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की पूरी कोशिश करना शामिल है।
मौखिक और गैर मौखिक संदेशों और संकेतों पर पूरा ध्यान देना महत्वपूर्ण है। एक सक्रिय श्रोता के रूप में व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। सक्रिय सुनने का एक अन्य पहलू स्पष्टीकरण मांग रहा है। यह केवल यह पूछकर किया जा सकता है, जब आपने कहा तो आपका क्या मतलब था? या क्या मैंने आपको सही ढंग से समझा? सक्रिय श्रवण में दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना शामिल है। परिवार हमेशा एक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बना रहेगा। विकास के साथ, हालांकि, बच्चे की अंतःक्रिया का ब्रह्मांड विस्तृत हो जाता है। परिवार के बाद, अधिकांश बच्चों के लिए स्कूल एक और महत्वपूर्ण संदर्भ है जो अन्य लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है जिनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। स्कूल कई महत्वपूर्ण गैर पारिवारिक संबंध बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। स्कूल पीयर्स एंड एजुकेटर्स के अगले अध्याय में इस पहलू पर चर्चा की गई है। Coaching 639